हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो भी आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनके लिए जो भी अपने फिजिक्स के चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, हर चैप्टर की आपको एक एमसीक्यू सीरीज मिलने वाली है जिसके अंदर उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दूसरा, इसके अंदर लगभग जो आपके एग्जाम्स में अभी तक पीवाईक्यूज आ चुके हैं उनका आइडिया और वो क्वेश्चंस भी इसके अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है भी लगभग। ठीक है, तो ये एक अच्छा कलेक्शन रहने वाला है टोटल क्वेश्चंस का। तो जो भी आपके साथी स्टूडेंट्स हैं जो आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये सब अपनी ये बुक है, आरवी पब्लिकेशन सीकर के नाम से मिल जाएगी आपको कहीं भी, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी आप इसको खरीदना चाहें वहां से खरीद सकते हैं। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ होगा इसका। इस बुक के अंदर क्या रहने वाला है, ये केवल क्वेश्चन बैंक नहीं है। इसके अंदर हर चैप्टर के स्टार्टिंग में थ्योरी रहती है और उसके आगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं। लास्ट में 2 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। दूसरा 2023-24 इनके जितने भी पेपर हैं वो सारे लास्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज, किसी भी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूअस थोड़ी होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं होता भाई। कंटिन्यूअस होता है अगर वहां पर कोई चार्ज न हो। डिस्क्रीट इफ देयर इज ए पॉइंट चार्ज, अगर वहां पर कोई पॉइंट चार्ज हो, बिंदु आवेश हो। ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होती। पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 2 ही बातें याद रखनी होती है आपको। विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के लिए कितना होता है, पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? 3 पर। एक तो इस चार्ज के ऊपर, खुद पॉइंट चार्ज के ऊपर। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो हर जगह कंटिन्यूअस नहीं होगा, पास में ज्यादा होगा, दूर कम होगा। तीसरा किस पर डिपेंड करता है? मीडियम। के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम बदल दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, परावैद्युत नियतांक आ जाएगा उस माध्यम का। तो मीडियम बदलने से, चार्ज बदलने से और डिस्टेंस बदलने से। तो डिस्क्रीट होता है अगर कोई क्या हो, पॉइंट चार्ज। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है कि यहाँ कोई चार्ज रखा जाए, यदि उस चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगा पा रहा है, इसका मतलब यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यू नोट चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या है? एफ। तो यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एकांक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जनरल डेफिनेशन होती है इसकी। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने लगभग चीजें आपको यहाँ बता दी है। इफ चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट इज डबल देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, अभी बताया मैंने, चार्ज पर डिपेंड करती है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। चार्ज डबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर इज 250 ग्राम ऑफ H2, H2 है। H2O का मोलर मास कितना होता है? मोलर द्रव्यमान जानते हो आप? मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। टोटल हमें कितना दे रखा है? 250 ग्राम H2 है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो क्या? कुल मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 250/18। इतने मोल्स आ गए क्या? अरे सुनो ना यार, तुम एकदम बहुत सी आसान सी चीज है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास 1000 चीजें, एक चीज का मतलब 1000 किलो द्रव्यमान है, टोटल 1000 kg मास है। एक ऑब्जेक्ट का मास 100 किलो है, तो कितने ऑब्जेक्ट होंगे? तो 1000/100 ना। तो टोटल मास कितना था? टोटल कितना H2O दे रखा था हमें? 250 ग्राम, क्वेश्चन के अंदर 250 ग्राम। अब मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 250/18। एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा? 250/18 गुणा अवगाद्रो नंबर, अवगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। यही आ गया अभी। अब एक अणु के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के एक अणु के अंदर क्या होते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम होता है। 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन। 2 हाइड्रोजन है ना, तो क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 ही कौन होंगे? प्रोटॉन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं। हमसे पूछा क्या? आगे पढ़ो इस क्वेश्चन को।
कप के जल में उपस्थित धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज हमसे पूछा गया, तो पॉजिटिव चार्ज 2 प्रोटॉन यहाँ है, 8 प्रोटॉन यहाँ, टोटल नेट चार्ज तो कितना 0 है, टोटल कितने प्रोटॉन है 10 प्रोटॉन एक H2O के मॉलिक्यूल के पास, टोटल मॉलिक्यूल इतने, टोटल चार्ज आ जाएगा क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज, कुल धनात्मक आवेश, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा हमारे पास, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो प्रोटोनों की संख्या हमें पता चल चुकी है कितनी है, मॉलिक्यूल कितने हैं 250/18 गुणा 6.02 इंटू 10⁻23 यही है, इंटू में क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल के पास कितने प्रोटॉन 10 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यही आ गया या नहीं आ गया अभी, इन सारी वैल्यूज को क्या कर दोगे आप कैंसिल आउट, जैसे करते हैं 6 से इसको लगभग मैं मान लेता हूँ कितना हो गया ये 3, लगभग अनुमान निकालने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम, पावर देख लो पहले तो, फिर ये 3 रहा, ये 1.6 है, इसको लगभग मैं कितना बोल सकता हूँ 0.5 बोला जा सकता है क्या सर, और लगभग कितना आ जाएगा अभी ये 0.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 5 3 15 ही होता ना। अब यहाँ कितनी बची 10 की घात 23, यहाँ कितनी है 10 की घात -19, +23 -19 कितना बचता है +4, इन दोनों को जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना बच जाएगा 10⁻4, तो यहाँ से बच गया। अब 250 को किससे गुणा करना है, एक ये रहा 10, इसको भी ले लेते हैं साथ में, तो कितना आ गया 10⁵, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, देखना इधर ध्यान देना 250, अच्छा इस जीरो को भी ले लेते हैं 25 इंटू 10⁶ इंटू 0.5, यही आया या नहीं आया अभी, 25 को 0.5 से गुणा करो, 25 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है 125 गुणा, मतलब 12.5 गुणा 10 की घात 6, क्योंकि यहाँ पॉइंट था, तो ये लगभग कितना आ गया हमारे पास 1.25 इंटू 10⁷ कूलम लिख सकता हूँ क्या। अब सर 1.25 तो हमें ऑप्शन के अंदर ही नहीं दिख रहा, हमारा 1.25 क्यों आया है, देखो एक तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल आउट किया, 3 से 1.6 को डिवाइड किया तो हमने ओनली 0.5 ही लिखा, क्योंकि हमें आंसर देना थोड़ी यार, हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर निकाल के क्या करना है, ऑप्शन दिए हुए है ना, देखो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, 10⁻19 10⁻19, यहाँ कितना है 10⁻7, यहाँ भी कितना है 10⁻7, हमारा जो ऑप्शन आया वो किसके आसपास है 1.34, तो इस तरीके से आप अनुमान लगा लोगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आने के थोड़े से चांस कम है। जो भी आपके एग्जाम के PYQs हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो अपने सेशन के लास्ट में मिलेंगे आपको। 2 पॉइंट चार्जेस +3 एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर, दो बिंदु आवेश है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है, +3 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इनके बीच में फोर्स कितना लगता है 10 न्यूटन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है KQ1Q2/R², यही होता है, जब तक इनमें से कुछ न बदले तब तक फोर्स नहीं बदलना चाहिए। हमें क्या कह रहा है, इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम, प्रत्येक को क्या दिया जा रहा है -6 माइक्रोकूलम, तो इसको भी -6 माइक्रोकूलम दे दिया, इसको भी कितना दिया -6, +3 और -6 ये कितना हो गया -3 माइक्रोकूलम, ये कितना हो गया -2, पहले दोनों पॉजिटिव थे तो भी रिपेल कर रहे थे, अब दोनों क्या हो गए नेगेटिव तो भी क्या कर रहे हैं रिपेल, प्रतिकर्षित करेंगे या नहीं करेंगे, क्या दोनों के बीच की डिस्टेंस बदली गई है, नहीं बदली गई है, क्या इसकी वैल्यू बदली गई है, नहीं ना, पहले भी 3 ही थी अब भी कितनी है 3, ये पहले 4 था अब कितना हो गया 2, Q1 सेम है, मीडियम सेम है, डिस्टेंस सेम है, केवल कौन बदला है Q2 बदला है, कितना हो चुका है आधा हो गया, क्या Q2 आधा हुआ तो फोर्स भी कितना हो जाएगा F टेस्ट कितना हो जाएगा F/2, डायरेक्ट तरीका, बाकी पूरा मेथड लगा के भी आप सोल्व कर लो, सारी वैल्यूज को पुट कर लो, आंसर ये आना, F कितना है 10/2 कितना आ गया 5 न्यूटन, डायरेक्टली क्या ऑप्शन हो गया C ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, 5 न्यूटन इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा। समझ में आ रही है ना भाई चीजें, थोड़ा सा खुद से कैलकुलेट करके देख लेना इन चीजों को। अब नेक्स्ट देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन सा कथन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, ये तो सही है भाई, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये भी सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस कर्व, सभी सही क्यों लग रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं,
स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सतत वक्र नहीं माना जा सकता, कंटिन्यूअस कर्व माना जा सकता ना। अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन में अपना क्या आंसर आया, डी। ठीक है ना, बाकी तीनों तो प्योरली ही करेक्ट है, कंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट भी तो मानते थे ना हम, वहां पढ़ा था ना, पहला क्वेश्चन यही था अपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, चार्जिंग के कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। आवेशन की कितनी विधियां होती हैं, 3। जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, इक्वल एंड अपोजिट। वे कैसा आवेश अर्जित करती है, इक्वल एंड अपोजिट, समान एवं विजातीय या विपरीत आवेश वो प्राप्त कर लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना, आवेश संरक्षण, ये आपके एग्जाम का पीवाईक्यू अभी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम्ब चार्ज, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। 1 कूलम्ब चार्ज के लिए मतलब Q कितना दे रखा है, Q दिया हुआ है हमें 1 कूलम्ब। E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो N निकालना तो कितना आ जाएगा, Q बाई E, Q की वैल्यू 1 है, यहाँ कितना आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 19। इसको मैं 10/16 लिख दूं पॉइंट हटाने के लिए, अच्छा 10 में 16 का भाग नहीं जाता तो एक जीरो और ले आओ, इसको 18 कर दो, 18 में 16 का भाग दोगे, N कितना आ गया 6.25, ये आ जाएगा क्या 10 टू द पावर 50। 6 बार कितना हो गया 96, फिर 40 पर तो 40, 16 दूनी 32, फिर 80 50 16 पर जो 80, कितना आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। याद रखना पॉइंटों में नहीं है रे वैल्यू, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 625 गुणा 10 की घात 16। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या कहता है, आवेश का एक मिनिमम पैकेट है, सबसे छोटी इकाई जो आवेश का क्वांट कौन होता है, चार्ज का क्वांट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज हमेशा किसके फॉर्म में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा, उसी से Q इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला बनता है। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता की ऐसा इकाई है। ऐसा यूनिट क्या होती है, देखो K F बराबर, फॉर्मूले से ही आती है ना हमेशा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की यूनिट बताओ मुझे, K की यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। K को हम लिख क्या सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमसे एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ रहा है, क्या एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई K नहीं लिखा जा सकता। K के लिए मुझे पता चल गया कितनी होती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मात्रक विमा निकालना बड़ा आसान है अगर आपको फॉर्मूला याद है, एग्जाम टाइम आ चुका है अभी तक अगर आप यूनिट डायमेंशन निकालना नहीं सीखे हैं। बाकी जो अपना कोर्स चल रहा है ऑनलाइन वो 200 रुपए के अंदर ही चल रहा है, अभी एकदम डेप्थ में पढ़ना हो ना आपको इन चीजों को, तो आप कोर्स के अंदर डेमो वीडियो चेक करके एक बार वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, नेगेटिव में एंटर करती हैं, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, सबके बारे में डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर डायरेक्शन कैसे बनाई जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल, इधर यहाँ पर इधर यहाँ पर इधर, स्पर्श रेखीय या टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। स्ट्रेंथ कैसे बता देती है, जहां पास पास होंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम। नेचर ऑफ चार्ज, बाहर निकल रही है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, अंदर आ रही है मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो सबके बारे में बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी जानकारी प्रदान करती है, सभी की जानकारी प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट देखना, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ a if चार्ज q is placed at corner of क्यूब, कॉर्नर के ऊपर चार्ज को रखा गया, अगर सेंटर में रखते तो फ्लक्स कितना होता, फाई का फॉर्मूला कितना होता है, सबमिशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस लो, गाउस का नियम याद है। लेकिन ये कब होता है, जब चार्ज यहाँ पर q चार्ज रखा गया है, q कॉर्नर के ऊपर, कितने कॉर्नर होते हैं 8, तो ये जो फ्लक्स है ये कितने भागों में बट गया, 8 भागों में या 8 क्यूब्स के अंदर बट जाएगा, तो एक फेस से पास होने वाला कितना हो गया Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कॉर्नर के ऊपर रखा गया था, सेंटर में रखते तो कितना आता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज है ऑब्जेक्ट विद पॉजिटिव चार्ज ऑफ, चार्ज दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, वापस वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, N कितना हो जाएगा Q बाई E, Q कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस
19, यहाँ कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये गया 80/16, कितना आ जाएगा 5। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। इलेक्ट्रॉन जोड़ने से नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस देन कंपेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स विथ इनिशियल कंडीशन। विद्युत बल हमेशा क्या होता है, घट सकता है माध्यम की उपस्थिति में, मीडियम के प्रेजेंस में। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है क्या? इसको देख लो, इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, F0। तो एयर में जितना फोर्स था मीडियम के प्रेजेंस में, उसका कितने टाइम्स हो जाता है, एप्सिलॉन r टाइम से घट जाता है। एप्सिलॉन r परावैद्युत नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एयर के लिए वैल्यू कितनी होती है 1, बाकी सब मीडियम्स के लिए 1 से ज्यादा ही होगा। आपका पीवाईक्यू भी एक पीवाईक्यू था, एक डाइलेक्ट एप्सिलॉन r 2 दिया हुआ था, फोर्स पूछा था, तो फोर्स कितना हो जाता F डैश बराबर F/2। ठीक है ना, कहा था एक वायु में बल कितना लग रहा है F, एक परावैद्युत है जिसका परावैद्युतांक 2 है, तो उसके अंदर बल कितना लगेगा, तो उसमें F/2 फोर्स लग जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके क्वेश्चन भी आए हुआ आपके एग्जाम में। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन, उनके त्वरण का अनुपात होगा। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर ma। यहां पर क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो यहाँ से फोर्स का एक और फॉर्मूला क्या आता है, Q0 इंटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ क्या आ जाएगा, Q0 E। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, Q0 E बाई m। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का निकाल लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, E बाई me। फिर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, चार्ज तो दोनों पर बराबर ही होता है, E बाई mp। प्लस माइनस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बाकी लिखना चाहो तो यहाँ माइनस ही यहाँ प्लस ही, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या पूछा हमसे, ए अपॉन AP, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यूनिफॉर्म द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन अपो, पहले इलेक्ट्रॉन आया ना, पहले इलेक्ट्रॉन आया बाद में प्रोटॉन आया, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस ई अपॉन me, और यहाँ कितना आ जाएगा ई अपॉन mp। तो ये ई से तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, माइनस का आएगा वैसे तो, कितना आ गया mp अपॉन me। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ प्लस माइनस के तो है ही नहीं, तो उनमें तो कंफ्यूज होना नहीं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। लाइक चार्जेस किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश रखे जाते हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब ये साइड ए है, ये भी कितनी है ए, ये भी कितनी है ए, ये साइड भी कितनी मान ली ए। यहाँ पर चार्ज क्यू रखा गया, यहाँ चार्ज क्यू रखा गया, यहाँ भी क्यू रख दिया, यहाँ भी क्यू रख दिया। चलो अब आगे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर पर, स्क्वायर पर ये डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस सेम होगी, इस डिस्टेंस को आर बोल देते हैं। वैसे ये कितनी होगी, ये रूट 2 होगी, क्या होगा क्या आप देखना। देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई। सबकी डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, चारों विद्युत क्षेत्र क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 0, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, परिणामी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट, फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम, ये आपका पीवाईक्यू है, कब का आया हुआ अभी, ये बुक में तो पहले से था, अपने बुक 2024 के पहले से, अभी ये 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। टॉर्क बल आघूर्ण अधिकतम होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, साइन के वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो थीटा मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए बल आघूर्ण अधिकतम होने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल क्या होता है, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, तो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो देखो इस बार क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर ही चार्ज सेम होता है ना, बस नेचर अपोजिट। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻29
-19 और -10। यूनिट क्या रहेगी, ये कुलाम में, ये किस में है, मीटर में, तो यूनिट क्या आ गई, कुलाम इंटू मीटर। डायन भी यूनिट होती है भी, सॉरी डायन कैसे, डी बाई यूनिट भी किसकी होती है, डायन तो किसकी होती है, फोर्स की सीजीएस यूनिट। बाकी तुमसे द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई पूछ ले। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश से धनावेश की ओर क्या होती है, इसकी दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। फिर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, ये क्या होती है, इक्वेटोरियल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है निरक्षीय रेखा पर, केपी बटा आर क्यूब, केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं, बाकी तो माइनस केपी बटा आर क्यूब आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखो। ये कौन सी रेखा, अक्षीय, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई एक्सियल 2 kp बटा आर क्यूब। ये जब ये डिस्टेंस आर बहुत कम हो ना तब की बात है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल, ये अपॉन में ये लॉन्गिट्यूडनल अपॉन ट्रांसवर्स कितना आ जाएगा, 2:1, 2:1। ठीक है, 18 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 9 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन +5 माइक्रोकुलम एंड -5 माइक्रोकुलम। दी चार्जेस आर अलाउड टू टच ईच अदर। देखो एक चार्ज कितना था, +5 माइक्रोकुलम था, दूसरा कितना था, -5 माइक्रोकुलम। दोनों को आपस में टच कर दिया, फिर दोनों को सेपरेट कर देंगे। अब दोनों कितने हो चुके हैं, 0। चार्ज 0 हो गया तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। अब वापस रख दे उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्व ही नहीं करना था इस क्वेश्चन को, डायरेक्टली हो जाता। फिर 2 अनलाइक चार्जेस, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट PYQ। बस उन्होंने इसकी जगह क्या लिख रखा था, उन्होंने इसकी जगह 25% लिखा था, हम 75% से सोल्व करेंगे। देखना 25% से तुम सोल्व कर लेना, मैं बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है। समान परिमाण वाले दो विपरीत आवेश हैं, ये माइनस, चलो ये +Q मान लेते हैं, ये कितना है, -Q। ठीक है, कुछ भी मान सकते थे आप। उस दूरी पर रखे गए, उनके बीच में न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस कितनी मान लें, r। फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, F बराबर KQ² अपॉन r², ये आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन r²। माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता रे, फोर्स में माइनस साइन किसको दर्शाता है, अट्रैक्शन को, प्लस किसको दर्शाता है, प्रतिकर्षण को। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, कौन सी बड़ी बात है। अब क्या कह रहा है, 1 से 75% आवेश दूसरे पर चला गया, 1 से 75% चार्ज किस पर चला गया, दूसरे पर। इसका 75% कितना होगा, अरे 75% मतलब 3/4 चला गया, 1/4 बचा गया, तो यहाँ कितना बचा, Q/4। वहां कितना चला गया, यहाँ से 3Q/4 वहां चला गया, तो -Q + 3Q/4 कितना बचेगा, यहाँ -Q/4। आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन नाम की भी तो कोई चीज होती है। पहले दोनों पर चार्ज 0 था, अब भी दोनों पर चार्ज कितना रहेगा, 0। क्या दूरी बदली गई, क्या दूरी नहीं बदली। देखो F' कितना आ जाएगा, K ऐसा कैसा रहा, ये Q/4 है, इसकी भी वैल्यू कितनी रख देते हैं, Q/4 अपॉन में कितना आ जाएगा, r²। तो ये कितना आ गया, KQ² अपॉन 16r²। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, F/16 नहीं लिख सकता क्या, बल कितना आ जाएगा, F/16। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है, सरफेस पर होती है, चालक और चाहे कुचालक हो। बस चालक होगा या कंडक्टर होगा तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो हर जगह 0 होगा। 2 डाइपोल्स ऑफ चार्ज +-Q आर प्लेस्ड नॉर्मली इनसाइड ए क्यूब। डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, डाइपोल यही होता है क्या, ये -Q ये +Q। नेट चार्ज कितना होता है इस पर, Q नेट, हमेशा कितना होगा नेट आवेश, 0। किसके अंदर रखे गए हैं, क्यूब के अंदर, घन के अंदर। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, φ = Q/ε0। अब चाहे 2 डाइपोल रखे चाहे 50 डाइपोल रखे, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 ही होगी। याद रखना, 8 डाइपोल रख देगा, 10 द्विध्रुव रखे हुए हैं, गोले के अंदर रखे हुए हैं, घन के अंदर रखे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा अभी हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, एग्जाम पास आने वाला है यार आपका, इतना चलना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्रावैद्युत नियतांक धातुओं के लिए कितना होता है, अनंत होता है। बाकी ये 2 ऑप्शन 0 0 कैसे आगे भी, इनमें से एक को 1 कर लेना, ठीक है ना, एक ऑप्शन चेंज कर लेना, कितना कर देते हैं इसको
इसको +1 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, आवेश का क्वांटीकरण क्या बताता है? आवेश का क्वांटीकरण बताता है कि आवेश की एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है ना, मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल। किसी वस्तु पर मन चाहा चार्ज नहीं हो सकता। देखो, या तो किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या फिर 2 जुड़ेंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? तो क्वांटीकरण क्या कहता है? क्वांटीकरण कहता है कि किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अरे तुम खुद सोचो ना यार, मैं कहूँ कि भाई टेबल, तो कितनी टेबल हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1.5 टेबल नहीं हो सकती ना, क्योंकि क्वांटिटी वही है। जैसे तुम्हें कहा गया दुकान से नमक लेकर आओ, नमक का पैकेट अगर 1 किलो का है तो वो 1 kg पैकेट हो गया ना, क्या अब तुम 1.5 किलो नमक ला सकते हो? क्या नहीं, अब 2 किलो नमक ही लाना पड़ेगा। वैसे या तो 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है, या 2 या फिर 3, हर चार्ज पॉसिबल नहीं है। मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है वस्तु पर? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, उससे कम चार्ज नहीं हो सकता। उसके जस्ट बाद में कितना होगा? क्या उसके बाद में सारी वैल्यूज पॉसिबल है ना? 1.6 के जस्ट बाद में 3.2 गुणा 10⁻⁻19, इन दोनों के बीच का भी कोई चार्ज पॉसिबल नहीं। अब देखना, if the charge of 1 coulomb is placed at distance 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum, then it experiences an electrical repulsion of magnitude। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर k q1 q2 बटा r स्क्वायर। q1 पहला चार्ज, पहला आवेश भी कितना दे रखा है? 1 कूलम, दूसरा भी कितना दे रखा है? 1 कूलम, निर्वात में रखे हुए, दूरी भी 1 मीटर है, किसके बराबर आ जाएंगे? k के बराबर ही आ जाएंगे। k की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁹ न्यूटन। निर्वात में इतना ही होता ना इसका मान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। What happens when glass rod is rubbed with silk? क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है? घर्षण। कांच की रोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और रेशम पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा तो सिल्क पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और छड़ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। याद रख लेना वो क्वेश्चन में। द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड एनक्लोजिंग सरफेस इज चेंज्ड इन सच ए वे दैट टोटल चार्ज रिमेन सेम देन द नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनक्लोजिंग। फ्लक्स मैंने क्या कहा? केवल किस पर निर्भर करता है? अंदर कुल परिबद्ध आवेश। अब वो आवेश यहाँ रखा हुआ है, ये मान लीजिए कोई बंद सतह है, कोई क्लोज सरफेस है, स्फीयर है, ये चार्ज चाहे यहाँ रखा हो और चाहे इस चार्ज को तुम यहाँ ले आओ, फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज रहेगा जब तक अंदर का चार्ज। हाँ, तुम्हें कहे कि केंद्र पर रखा हुआ था, बाहर ले आए गोले से, अब फ्लक्स 0 हो जाएगा। चार्ज को अगर आप बाहर ले आए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। फिर इन कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन। देखो, फोर्स किस पर डिपेंड करता है? k q1 q2 बटा r स्क्वायर, इन्हीं पर निर्भर करता है, नहीं करता है? तो हमें क्या कह रहा है? स्थिर वैद्युत बल की बात कर रहा है, नहीं, ये तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये किस पर डिपेंड करता है? चार्जेस पर डिपेंड करता है, उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम होता तो उनके मध्य लगने वाला बल, फोर्स भी क्या होगा? सेम ही होगा। व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल एक्सपीरियंसेस, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स कितना होता है? हमेशा डाइपोल पर 0 होता है। केवल क्या लगता है? टॉर्क। टॉर्क भी हमेशा नहीं लगता, टॉर्क भी 0 हो सकता है। टॉर्क कितना लगता है? P sin थीटा। तो जब अगर थीटा 0 हो जाए तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा? 0। थीटा 180 हो जाए तो भी टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म, असमान विद्युत क्षेत्र में अगर रखा हो तो क्या लगेंगे? फोर्स एंड टॉर्क, बल एवं बल आघूर्ण दोनों लगेंगे। देखो, तुम खुद सोचो, एक टेबल रखी हुई है ऐसे, ठीक है, ये डाइपोल ही मान लो, एक जना इधर खींच रहा है, एक जना इधर खींच रहा है, ये भी अगर 10 न्यूटन से खींचे, ये भी 10 न्यूटन से खींचे, तो नेट फोर्स तो कितना है इस पर? 0। लेकिन ये घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा। अब मैं कह रहा हूँ इस बार ये 15 न्यूटन से खींचने लग गया, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, ये 15 से खींचने लग गया तो पहले क्या होगा? घूमेगा, और घूमते हुए उधर चला, घूमकर उधर चला जाएगा। देखो, टॉर्क का मतलब घूमते रहना नहीं होता, टॉर्क का मतलब इतना सा भी घूम गया, इसका मतलब उसके ऊपर टॉर्क लगा है, तो इस पर बल एवं बल आघूर्ण दोनों लगेंगे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये और इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन 30 और 31 नंबर दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, मतलब कोई एक। A charge q is enclosed in Gaussian surface of radius r if radius of sphere doubled। स्फेयर की रेडियस डबल की है, किसको डबल नहीं किया गया अभी तक? चार्ज।
चार्ज पर कोई चेंज नहीं आया तो फ्लक्स पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भी, है ना। फिर ये आपका पीवाईक्यू आ गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट एक्सपीरियंसेस रिपल्सिव फोर्स। फोर्स का क्या फॉर्मूला, वही ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स दे कितना रखा है 1.6 न्यूटन। के कितना होता है 9 इंटू 10⁹9। यहाँ कितना आ गया, दो सेम चार्ज हैं, ये भी क्यू मान ले, इसको भी क्या मान ले क्यू। डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल आउट। क्यू स्क्वायर कितना आ गया, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 16/10⁻10 लिख सकता हूँ क्या मैं। तो क्यू क्या कर निकालने के लिए क्या किया, दोनों तरफ रूट कर दे भी, और क्या करना है। क्यू कितना आ गया 4/10⁵, 4 इंटू 10⁻⁻5 गुलाम। लेकिन सर ऐसा कुछ ऑप्शन में ही नहीं था, लगभग जने 4 माइक्रो गुलाम करके आगे। माइक्रो गुलाम का मतलब क्या होता है, सारे ऑप्शन के इसमें माइक्रो है। माइक्रो गुलाम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 गुलाम। मैं कहूँ इसको ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारा काम बन जाएगा। इस ऊपर से गुणा किया तो ऊपर कितना हो गया 40, गुणा में कितना आ गया, ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी ना, ये -5 थी, ये ऊपर गया तो कितनी हो गई -6। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 40 माइक्रो कूलम। बस ऑप्शन घुमाए गए थे, क्वेश्चन आसान था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, सी ऑप्शन। लगभग स्टूडेंट करके क्या आते बी, बी नहीं होगा रे, ठीक है ना, जल्दबाजी के अंदर हमसे गलती हो जाती है एग्जाम में। ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू, ये सारे पीवाईक्यू ही है, मतलब जो मैं बताता जाऊँ। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज, HCl का डाइपोल मोमेंट दे रखा है, P कितना दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। HCl का मतलब H प्लस और Cl माइनस, यही होता है। उन आयनों के मध्य की दूरी पूछ रहा है, इस डिस्टेंस को कितना मान ले d। डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है Q इंटू डी इज इक्वल टू, तो d कितना आ गया P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। डी निकालने के लिए क्या किया जाए P अपॉन Q। डाइपोल मोमेंट कितना है 3.4 इंटू 10⁻30। चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन जितना 1.6, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकला और क्लोरीन पर चला गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो कितना आ जाएगा 34/16, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये ऊपर गया तो प्लस का हो गया, -30 प्लस 19 कितना बचेगा -11। ठीक है, ये डिस्टेंस किस में है, ये मीटर में। 34/16, 16 दूनी 32, 2 पॉइंट, फिर 20 बचा, 16 एकम 16, फिर 4 बचा, दोबारा 32। बस इतना ही सोल्व कर लेते हैं, आ गया ना अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही ऑप्शन थे भी इस पेपर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा इसमें ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है भी, ये भी पीवाईक्यू RUHS के ये सारे क्वेश्चन है। बस इसमें इन ऑप्शंस को चेंज कर लेना, रूट 3 पर ही, आपके एग्जाम में भी पूरे पर रूट दिया हुआ था लेकिन गलत था। ऑप्शन यही करेक्ट होगा, क्यों होगा मैं बता देता हूँ, अभी हम सोल्व करेंगे। बाकी आपकी जानकारी के लिए ये यहाँ ये रूट केवल 3 पर आएगा। 3 चार्ज रखे हुए हैं, कौन कौन से हैं, किस पर रखे गए हैं, पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है। क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया अभी ABC, यहाँ लिख देते हैं चलो C। अब क्या है इस पर, यहाँ क्या कितना चार्ज है +Q, यहाँ कितना चार्ज है +Q, यहाँ कितना चार्ज है -2Q। करना क्या है हमें, डाइपोल मोमेंट निकालना है। इसकी साइड कितनी है, भुजा कितनी है इसकी A, ये साइड भी कितनी है A, ये साइड भी कितनी होगी A ही होगी। अच्छा, डाइपोल कब बनता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, समान एवं विपरीत आवेश। इस -2Q को हटा के मैं यहाँ -Q लिख दूं, यहाँ -Q लिख दूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है भाई। इधर भी एक डाइपोल मोमेंट आ गया, P वेक्टर बोल देते हैं इसको, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ना द्विध्रुव आघूर्ण की, इधर भी P वेक्टर आ गया। P की वैल्यू कितनी आई Q इंटू A, ठीक है ना, चार्ज Q है, डिस्टेंस कितनी है A। ये एंगल कितना था, टोटल एंगल कितना था 60 डिग्री। नेट डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, बीच में आएगा क्या, नेट द्विध्रुव आघूर्ण किधर आएगा भी बीच में। देखो सुनना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक जना मेरे को इधर खींच रहा है, एक जना इधर खींच रहा है, मैं जाऊंगा किधर, दोनों के बीच में। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा इधर।
तो वैसे ही डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, सदिश भौतिक राशि है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट, नेट द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ आएगा, एकदम बीच में। तो देखो ये 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 30। इसका ये वाला घटक कितना हो गया पी कोस थीटा, ये कितना आ गया पी कोस थीटा, ये घटक कितने आए, ये आया पी साइन थीटा, और ये कितना आया पी साइन थीटा। लेकिन ये दोनों अपोजिट होने के कारण कट गए, अब घटक नहीं लेने आते तो फिर दिक्कत है भी। ये दोनों कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया 2 पी कोस थीटा, 2 पी कितना है क्यू इंटू ए, कोस थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, कोस 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया √3 क्यू ए। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक तरीका और होता है, बताएं क्या, अरे एक तरीका और होता है इसको सोल्व करने का। ये चार्ज तो था ही, यहाँ चार्ज कितना था, और यहाँ चार्ज कितना -2q, ये +q ये +q, इन दोनों को यहाँ पर एकदम सेंटर्ड मान लूँ क्या मैं, यहाँ पर मैंने मान लिया कितना चार्ज है +2q, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, ये a/2 हो गई, और ये भी कितनी हो गई a/2। अब यहाँ डाइपोल मोमेंट निकाल लो, डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला, P = Q इंटू डी, क्यू की जगह कितना है इस बार 2q इंटू डी, इस डिस्टेंस को निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो आप, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का प्लस लंब का, तो क्या लिख सकता हूं मैं a² = d² प्लस a²/4। तो d² कितना हो गया, ये इधर आएगा नेगेटिव का हो जाएगा, 3a²/4 आ गया क्या, d की वैल्यू कितनी आई √3a/2। तो बस ये लिख दो यहाँ पे P = 2q √3a/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, P कितना आया √3qa। दोनों तरफ से ये किसी मेथड से आप रिजल्ट निकालो, रिजल्ट सेम ही आएगा। ये H2O जैसी स्ट्रक्चर है, H2O ऐसा ही होता है, ठीक है ना। H2O में क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है बीच में और दो कौन होते हैं हाइड्रोजन एटम, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। O2- होता है, H+ होता है, यहाँ भी H+ होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ -2। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 2 पार्टिकल A एंड B, B इज राइट ऑफ ए, दो कण है, एक A है दूसरा कौन है B, B A के कहाँ है राइट में, हैविंग चार्जेस, इस पर चार्ज कितना है 8 × 10⁻⁻⁶, इस पर कितना है -2 × 10⁻⁻⁶। आर फिक्स्ड विद सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, दोनों के मध्य की पृथक्करण दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए याद रख लो, एक्स्ट्रा चीजें लिख ले भी है ना, नोट लगा के जहां भी आप पढ़ रहे हो, जहां आप लिख रहे हो वहां लिख लेना, ये आपका PYQ, अरे ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी ऐसा हो, दो चार्ज दे रखे हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो भी तीसरा बीच में रखोगे, ठीक है ना, दोनों नेगेटिव हैं तो भी तीसरा बीच में रखोगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव में है तो या तो इधर आइदर, या फिर इधर, बीच में नहीं रख सकते अब तुम तीसरे चार्ज को। किसके पास रखोगे, कम के पास, हमेशा चार्ज किसके पास रखना आपको, कम के पास। अच्छा ध्यान क्या रखना होता है इसके अंदर, बीच में क्यों रखेंगे सर, देखो यहां मैंने कोई चार्ज रखा, ये भी इसको धक्का मारेगा ये इसको धक्का मारेगा, मैं यहाँ खड़ा हूं, एक जना मेरे को इधर खींच रहा है एक जना इधर खींच रहा है, मैं बीच में खड़ा रह सकता हूं ना अगर दोनों बराबर खींच रहे हैं तो, ठीक है। अब मैं अगर दोनों अगर इधर ही धक्का मारने लग गए तो मैं संतुलन में नहीं रह सकता है, मेरे ऊपर नेट बल 0 नहीं लग सकता। मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर 2 बल लग रहे हैं फिर भी मैं किधर ही नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्स अपोजिट लगने चाहिए। अपोजिट कब लगेंगे, ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो दोनों खींच रहे हैं, ये पॉजिटिव तो दोनों धक्का मार रहे हैं, एक बार दोनों मेरे को खींच रहे थे एक बार दोनों धक्का मार रहे, ये इधर धक्का मारा ये इधर, मैं यहीं खड़ा रह सकता हूँ, ये इधर खींच रहा है ये इधर, तो भी मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूँ। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, यहाँ देखना, इस बार यहाँ मैं कोई चार्ज Q0 रखता हूँ, ये नेगेटिव क्या करेगा खींचेगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा धक्का मारेगा, तो यहाँ बीच में चार्ज नहीं रह सकता, इस बार बीच में रहेगा, सॉरी साइड में रहेगा, किसी एक साइड में। तो ये संतुलन का सीधा सा नियम है। फिर क्या करना होता है, ये A है ये B है, FA और FB को बराबर कर दो, हमेशा सेम प्रोसेस है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है हमारे।
एफ ए और एफ बी को क्या कर दिया करो बराबर। आगे भी एक दो क्वेश्चन और आएंगे, यही कंसेप्ट याद रखना, बस इतना कंसेप्ट याद रख लो फिर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस बार दोनों, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाएगा, मैंने क्या कहा कम के पास, वैल्यू में कम होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं देखना। यहाँ -8 होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम हो गया है ना, माइनस साइन नेचर को दर्शा रहा है क्या। यहाँ हमने तीसरा चार्ज रख दिया, इस डिस्टेंस को मैं कितना बोल दूं, अक्स बोल दिया भाई, अक्स डिस्टेंस पर तीसरा चार्ज रखा। कौन सा ऑप्शन कट गया, 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ए के तो लेफ्ट में जाना ही नहीं है। अब या तो सी में से कोई होगा या डी में से, उतना कंसेप्ट लगाने से इतने रिजल्ट तक हम पहुंच गए क्या। अब करना क्या, एफ ए को किसके बराबर कर दो, एफ बी की। प्लस माइनस काम में मत लेना, केवल वैल्यू काम में ले, है ना। डायरेक्शन तो हम पहले ही देख चुके हैं, देखो एफ ए क्या करेगा इसको रिपेल, ये एफ ए की डायरेक्शन है, एफ बी क्या करेगा इसको अट्रैक्ट, दोनों अपोजिट है, मतलब ये संतुलन में रह सकता है। लेकिन कब रहेगा, जब दोनों की वैल्यू क्या रहे बराबर, वैल्यू भी क्या होनी चाहिए भी बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एफ ए क्या फॉर्मूला, के क्यू वन, ए पर कितना चार्ज है Q2, उस पॉइंट के ऊपर चार्ज में क्यू मान लेता हूँ, ठीक है ना। तीसरा चार्ज कितना रखा गया क्यू, तीसरा चार्ज कितना ही रखो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू से, अपॉन आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये 20 है वो अक्स है, तो डिस्टेंस कितनी होगी 20 प्लस अक्स का होल स्क्वायर बराबर एफ बी कितना आ गया के Q1 2 इंटू 10⁻⁻6 Q2 इसकी जगह क्यू ही है, अपॉन आर की जगह कितना एक्स स्क्वायर, कौन कौन कैंसिल आउट हो गया, के से के गया, क्यू से क्यू गया, इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू गई, कितना बचा केवल 4। तो बच कितना गया हमारे पास 4/20 प्लस अक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x²। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भी, और तुम्हारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब मैं कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, पढ़ो ध्यान से, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी यार तुम्हें। ये कितना आ गया 2/20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 20 प्लस x, ये x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, x कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। कहाँ रखा गया है तीसरे चार्ज को 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी, बी के 20 सेंटीमीटर दाईं ओर तो रखा था, ये तो कंफर्म था, लेकिन कितना 20 सेंटीमीटर। ये भी तुम्हारी एग्जाम का पीवाई, हार्ड क्वेश्चंस आते हैं भी इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज q इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ही द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर एम ए बराबर क्यू ई, ऐसा लिख सकता हूँ। त्वरण कितना आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन कितना आ गया क्यू ई बटा एम, ठीक है। अब एक इक्वेशन पढ़ी हुई आपने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ा है कैसा, ये समीकरण अपने काम दे देगा। कहां पर था शुरू में, कहां पर था ये रेस्ट, स्थिर इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 दे रखी है यहाँ में क्वेश्चन के अंदर, v निकालना है, वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2a की जगह कितना लिख सकता हूँ क्यू ई, एस विस्थापन कितना है, कितनी दूरी चलाई इसको l, अपॉन में कितना आ गया m, v निकालना है तो क्या कर दे पूरा का रूट को पावर हाफ भी बोल सकता हूँ ना, कौन सा ऑप्शन आ गया 2QEL/m, पहला ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं भी, अच्छे क्वेश्चन है, पहले के सालों में आए हुए हैं, अब थोड़े से आसान क्वेश्चन आने लगे हैं। इन सालों में आपके एग्जाम में कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चंस आते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैन बी जनरेटेड ऑन ए बॉडी बाई, किसी पिंड पर धनात्मक आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, देखो प्रोटॉन जोड़ने से आ जाए, लेकिन प्रोटॉन कहां पर होते हैं नाभिक में, और नाभिक से प्रोटोनों को बाहर निकालना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। नाभिक में कौन से बल लगते हैं, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के सबसे प्रबल बल है, उनके विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन निकालते हो, या तो प्रोटॉन जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन निकालते, तो इलेक्ट्रॉन निकालने से कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव। प्रोटॉन जुड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जुड़ सकते, न्यूक्लियस में होते हैं। फिर नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 200 न्यूटन इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल्ड। फोर्स का वही फॉर्मूला ना है, बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको डबल कर दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स क्या होता है घटता है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया, है ना। ये भी 200 भी नहीं दे सकता, घटेगा, कितना घटेगा, तो कितना हो जाएगा के Q1 Q2 बटा 4r स्क्वायर, 1/4 हो जाएगा, 200 का 1/4 मतलब 50 न्यूटन बचेगा। क्या दूरी दोगुनी करने से बल कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। फिर यही वह सेम क्वेश्चन बैलेंस करने वाला, नेट फोर्स 0 लगे, क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश 2 पॉइंट चार्ज है, एक कितना है +4 माइक्रो कूलम,
दूसरा कितना है -16 माइक्रोकुलाम, आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। दोनों के बीच में दूरी कितनी है 0.6 मीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड ए थर्ड चार्ज फ्रॉम प्लस a third charge of +6 microcoulomb be placed from +4 microcoulomb so that net force exerted on it will be 0। अच्छा, पहली बात तो मुझे एक बात तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाएगा बाहर, किसकी तरफ, कम की तरफ। तो यहाँ पर तीसरा चार्ज रख दिया +6 माइक्रोकुलम। इस डिस्टेंस को इस बार कितना मान लिया अभी हमने x, इसी की वैल्यू निकालनी है क्या हमें, x याद करना है। क्या फॉर्मूला, वही ना, इसको a बोल दो, इसको क्या बोल दो b। एफ ए को किसके बराबर रख दो, एफ ए को किसके बराबर कर दो वैल्यू के अंदर, एफ ए को एफ बी के बराबर रख देना है। ए पर लगने वाला फोर्स के Q1 कितना है 6 माइक्रोकुलम, Q2 कितना है 4 माइक्रोकुलम बट्टा x स्क्वायर बराबर के Q1 कितना है 6 माइक्रोकुलम, Q2 कितना है 16 माइक्रोकुलम। अच्छा, -16 नहीं काम में लेंगे ना, हमें केवल मैग्नीट्यूड काम में। x r कितना है x + 0.6 का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है x + 0.6 का होल स्क्वायर। कौन कौन गया 6 माइक्रोकुलम से 6 माइक्रोकुलम, k से k, 4 से ये कितना बच गया 4। वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/x + 0.6 का होल स्क्वायर। रूट कर दें भाई दोनों तरफ, कितना आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2/x + 0.6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x + 0.6 बराबर 2x, x बराबर 0.6 मीटर। कहाँ पर रखा जाना चाहिए भी तीसरे चार्ज को 0.6 मीटर पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लेना इसको दोबारा से। एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको प्रूव भी करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार्ज Q in is sphere and the electric flux leaving is Q/epsilon, how much on reducing the radius। अब एक क्वेश्चन रेडियस बढ़ाने का आया था, ये क्या किसका आ गया घटाने का। रेडियस वगैरह घटाने से फर्क नहीं पड़ता। बंद सतह के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, एनक्लोज्ड चार्ज पर, परिबद्ध आवेश पर। अंदर का आवेश नहीं बदलोगे तो फ्लक्स नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फेयर्स आर ए एंड बी। दो चालक गोलों की त्रिज्या कितनी है ए और बी। उन्हें समान आवेश से आवेशित किया गया, उनकी सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। सरफेस पर ई ए कितना आ जाएगा KQ/r², आर की जगह कितना है ए स्क्वायर। ई कितना आ जाएगा, दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी KQ/r की जगह रेडियस कितनी है उसकी b²। उनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। EA/AB पूछ रहा है, ए के लिए और बी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। ये कितना हो गया KQ/a², ये कितना आ गया KQ/b²। KQ से KQ क्या हो गया कैंसिल आउट, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता, बचा कितना b²/a², b²/a²। ये क्या आ जाएगा हमारे पास रेशियो। ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे, अभी इतने ही क्वेश्चन है। समझ में आया या नहीं आया अभी। देखो बाकी चीजों को आपको बार बार देखना पड़ेगा, इतना किया है फिर भी क्लास लगभग 1 घंटे के आसपास जा चुके हैं, इतनी जल्दी अगर हमने सोल्व किया तो। बाकी देखो ये रिवीजन टाइम है, इस टाइम पे रिवाइज ही करवाई जा सकती है चीज़ों को एकदम नए सिरे से। 1 घंटे के अंदर तो पूरा चैप्टर पढ़ा ही नहीं जा सकता ना। तो अगर आपका कोई कंसेप्ट वीक था, किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है, उस कंसेप्ट को एक बार आप रिवाइज करो, जहाँ से भी आपने पढ़ा है या नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने कुछ पूरी साल में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। बाकी किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। दूसरा, अभी अपनी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो RUHS के लिए 7 माइनर टेस्ट हो रहे हैं, 2 मेजर हो रहे हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट हो रहे हैं। RUHS इस बार 2025 में CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाने वाली है, जो सबके लिए सेम होगा। BSc नर्सिंग के लिए भी होगा, B फार्मा, D फार्मा, फिजियोथेरेपी सबके एक साथ होगा। तो उसके लिए अपने पास टेस्ट सीरीज चल रही है। विश्वास ई-लर्निंग ऐप पर ये टेस्ट सीरीज फ्री है। ऑफलाइन में अगर आप आना चाहते हो तो बुक और टेस्ट सीरीज दोनों का प्राइस 1500 रुपये रहेगा। ऑफलाइन में बुक और टेस्ट सीरीज दोनों का प्राइस 1500 रुपये रहेगा। भी आप नहीं आ सकते सीखकर तो भी बुक तो मंगा ही लो, भी 1-2 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहां से भी आप मंगवाना चाहो। बाकी डिस्क्रिप्शन से लिंक देख लेना। ये टेस्ट सीरीज की कुछ विशेषताएं हैं, पढ़ लेना आप, है ना।
माइनर टेस्ट पहला 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, लेट हो गए तो भी कोई बात नहीं है, अभी अपने 13 टेस्ट होने हैं। दूसरा 17 अप्रैल को हुआ है। तीसरा टेस्ट कब होना है? 21 अप्रैल को होना है। टेलीग्राम पर ही आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। चौथा माइनर टेस्ट कब होगा? 25 अप्रैल को होगा, ये सिलेबस रहेगा। उसके बाद 30 अप्रैल को होगा, 3 मई को होगा, 7 मई को होगा, 12 मई, 16 मई, ये मेजर टेस्ट होंगे। इनमें आधा आधा सिलेबस आएगा, इनमें वन थर्ड आएगा। ऊपर वाले 4 थे उनमें वन फोर्थ सिलेबस आया था। फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे 4 आपके 23 मई तक। ये अब तो 27 मई को होनी है आपकी एग्जाम, तो और आगे एक आधा टेस्ट हो सकता है। सिलेबस इनका कहाँ पर अपलोड किया जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर। तो देखो क्वेश्चंस की कमी नहीं है इस टाइम पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी कर सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा भटकाव ठीक नहीं है। किसी एक तरीके से जुड़कर एक अपनी स्ट्रेटजी बनाकर पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर दो भी। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। किसी भी तरीके की कोई अच्छी बुरी बात जो भी हो आपके पास इस क्लास के रिगार्डिंग, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। धन्यवाद।